हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं दीपा गोस्वामी आपका मोनिका एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए लगभग मैं आपको हिंदी का संपूर्ण कोर्स कराऊंगी, जो आने वाले सभी कंपटीशन एग्ज़ामों में आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। ठीक है, हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण सब पढ़ लिए हैं। एक बार वैसे तो हम ये सब पढ़े हुए ही होते हैं, हमें ये सब रिकॉल करने की ज़रूरत थी, हमने ये सब रिकॉल कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। कारक सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है व्याकरण का, जहाँ पर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले कारक की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ किया जाना जाए उसे कारक कहते हैं। क्या कह रहा है, देखिए। संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे रूप के साथ में किया जाए, मतलब संज्ञा और सर्वनाम का जिस रूप का प्रयोग हम वाक्य के किसी अन्य रूप में या किसी दूसरे अर्थ में प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। देखिए क्या करें, जो वाक्य होते हैं वो एक दूसरे से आपस में संबंध होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं, और क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। जो क्रिया के साथ संज्ञा होती है, ठीक है, जो क्रिया के साथ संज्ञा होती है उसका सीधा संबंध किससे होता है, कारक से होता है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। अब जो कारक में हमने विभक्तियाँ पढ़ी हैं, पढ़ेंगे हम आगे। जो विभक्तियाँ हम लगाते हैं वो सीधे सीधे किसकी ओर इशारा करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की ओर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विभक्तियाँ कहते हैं। चलो देखते हैं कारक के प्रकार। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, जो हम सभी जानते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 8 भेद। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, अब जो ये कारक के भेद हैं इनको हम एक बार अच्छे से समझ लें, ताकि आगे जो क्वेश्चन बनेंगे, जो MCQ बनेंगे, तो उनको समझने में आपको उनको हल करने में आपको ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, चलो देखते हैं इनके थोड़ा डिटेल में। कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के करने का बोध हो, मतलब हम जो संज्ञा या सर्वनाम जैसे वस्तु, स्थान या किसी का नाम हम लेते हैं, उसका बोध कहाँ पे हो, क्रिया पे हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने। ठीक है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। चिन्ह ने के साथ कर्ता लगता है, और सभी वाक्य और कभी कभी वाक्य में नहीं होता है, अर्थात लुप्त होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ने का प्रयोग नहीं किया होता है, वो क्या होता है, लुप्त होता है, दिखाई नहीं देता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पे कारक क्या है, ने। ठीक है, अगला देखिए, सुनील खेलता है। लेकिन सुनील खेलता है, यहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे ने का क्या है, लुप्त है। ले क्या है, ने क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ने लिखा नहीं है, लेकिन ने यहाँ पर है। ठीक है, ना होते हुए भी है, क्योंकि कर्ता कारक के साथ कभी कभी चिन्ह लोप होते हैं। क्या हो गया, ऐसी आगे देखिए, पक्षी उड़ता है, यहाँ पर भी क्या है, ने लुप्त है। ठीक है, मोहन ने पत्र पढ़ा, इसमें क्या है, ने हमें दिखाई दे रहा है, जो कारक का चिन्ह है ने, वो हमें दिखाई दे रहा है, क्या है, ने। मोहन ने पत्र पढ़ा। देखिए आगे, इस वाक्य में रमेश, सुनील और पक्षी क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, और इनके क्रिया
के करने का बोध होता है। इससे हमें क्या होता है, जैसे रमेश ने, रमेश क्या है इसमें, करता है, और हमें कारक का बोध क्या हो रहा है, ने पुस्तक पढ़ी, उसके पढ़ने का बोध हमें हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कह रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ऊपर कर्ता कारक में क्या था? क्रिया का बोध हो रहा था हमें, उसका ज्ञान हो रहा था हमें, मतलब उसे हम देख रहे थे कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी क्या बोध हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है किस पर? कर्म कारक पर। कर्म के साथ को विभक्ति आती है। जो कर्ता का चिन्ह है ने है, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। उसके साथ कौन सी विभक्ति आती है? को। इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, कभी कभी को विभक्ति का लोप हो जाता है, मतलब कभी कभी हमें को विभक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उस वहाँ पर भी क्या होता है? कर्म कारक होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, उसने सुनील को पढ़ाया। ठीक है, उसने सुनील को पढ़ाया, इसमें को क्या है? कर्म कारक। जो कारक है मैंने हाईलाइट करे हुए हैं पहले ही। मोहन ने चोर को पकड़ा। ठीक है, मोहन ने किसे पकड़ा? चोर को। यहाँ पर मोहन क्या है? करता है, और को क्या है? कर्म कारक। उसने क्या पकड़ा? चोर को पकड़ा। लड़की ने लड़के को देखा। कविता पुस्तक पढ़ रही है, इसमें यहाँ पर को का क्या हुआ है? लोप हुआ है। ठीक है, कविता पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पर को का लोप हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है? कर्म कारक है, प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, कहना और पूछना के साथ से प्रयोग होता है, इनके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कर्म कारक में भी हमें दो प्रकार दिखाई देंगे। जहाँ पर से का प्रयोग होगा वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि करण कारक है, लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है? कर्म कारक होता है। उदाहरण के लिए, कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग हो रहा है। अगर हम किसी से कुछ कह रहे हैं या किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वहाँ पर से का प्रयोग होगा, तो वो क्या होगा? कर्म कारक। इनके साथ को का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, कबीर ने रहीम से कहा। हम ये तो नहीं कह सकते हैं ना, कबीर ने रहीम को कहा, ये तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन कबीर ने रहीम से कहा, ये हमारा सही वाक्य है। ठीक है, मोहन ने कविता से पूछा। ठीक है, आगे देखिए, पॉइंट समझाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी लिखे हुए हैं। यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग उचित नहीं है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर कर्म कारक करण कारक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कर्म कारक होता है। अब करण कारक क्या है देखिए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में हमें अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। पहले करण कारक देख लेते हैं। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जिस साधन से, हम जिसके द्वारा क्रिया पूरी कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम क्रिया क्या कर रहे हैं? पूरी कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा को करण कारक कहते हैं। ठीक है, देखिए इसकी मुख्य पहचान क्या होती है? से अथवा द्वारा। ठीक है, इसकी मुख्य पहचान क्या होती है? से या द्वारा। अब करण कारक के उदाहरण देख लीजिए। रहीम गेंद से खेलता है, से खेलता है, यहाँ पर से क्या है? करण कारक। आदमी चोरों को लाठी द्वारा मारता है, यहाँ पे करण कारक क्या है? द्वारा। यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा क्या है? करण कारक। ठीक है, अगर कहीं पे द्वारा आ रहा है तो वहाँ पर भी हम क्या क्या देखेंगे कि ये करण कारक है। और से आ रहा है, से में आप देखिए उसमें सेंटेंस क्या है? कहा और पूछना जहाँ पर आए तो आप वहाँ पे क्या प्रयोग करोगे? कर्म कारक। ठीक है, कहना या पूछना जहाँ पर शब्द आएंगे से के साथ वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? कर्म कारक। ठीक है, और जहाँ पर कहा और
कहना और पूछना शब्द नहीं आए होंगे वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, करण कारक। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे देखते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, जिसके लिए क्रिया की जाती है। क्या कह रहा है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। हम कोई काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पर भी को का प्रयोग होता है, सॉरी कारक में भी होता है। यहाँ पर हमने देखा कर्म भी होता है, कर्म कारक में भी होता है को का प्रयोग, और संप्रदान कारक में भी होता है। लेकिन संप्रदान कारक में के लिए होता है को का प्रयोग। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लीजिए, सुनील रवि के लिए गेट लाता है। ठीक है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। माँ बच्चों को खिलौना देती है। लेकिन यहाँ पर देना, चीज़ें अलग होना, जहाँ पर चीज़ें अलग होती है वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, संप्रदान कारक। ठीक है, ना कि कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक में नहीं, कर्म कारक हम इसे कर्म कारक नहीं मानेंगे। माँ बच्चों को खिलौना देती है, खिलौना अपने से, जब अपने से उनको देंगी, चीज़ें अलग होंगी तो तभी तो बच्चे को दे पाएंगी ना। तो संप्रदान का क्या है, चीज़ें अलग होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक। देखिए, मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चे को संप्रदान है। इसमें क्या है, इनमें क्या है, मोहन के लिए, पढ़ने के लिए, बच्चे के लिए, यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक। के लिए, को, ये सब क्या है, संप्रदान कारक के उदाहरण। एक चीज़ याद रखिए, जहाँ पर को आया होगा, जहाँ पर चीज़ों का अलगाव हो रहा होगा, यहाँ जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उसने मुझे पेन दी, सॉरी को, मोहन सीता को कॉपी देता है। ठीक है, चीज़ें अलग हो रही है, मोहन अपनी कॉपी सीता को दे रहा है, तो उससे वो चीज़ अलग हो रही है। जहाँ पर चीज़ें अलग होने के लिए को का शब्द प्रयोग किया होगा तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, संप्रदान कारक। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलग होना। ठीक है, अपादान का अर्थ क्या है, अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात होता है उसे हम कहते हैं अपादान कारक। ठीक है, करण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता देना होता है और अपादान में अलग होना होता है। यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी है। करण कारक में क्या होता है, से का अर्थ है सहायता देना, और अपादान में क्या होता है, चीज़ों का अलग होना। उदाहरण के लिए देख लीजिए, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकल रही है, वो हिमालय से निकल के क्या हो रही है, बह रही है, तो हिमालय से तो अलग हो गई है ना। वृक्ष से पत्ता गिरता है, अगर वृक्ष से पत्ता गिरेगा तो वृक्ष से तो अलग हो जाएगा, है ना। राहुल छत से गिरता है। देखिए, हिमालय से, वृक्ष से, छत से, यहाँ पर क्या है, अपादान कारक। ठीक है, अलग होना। करण कारक में है सहायता देना और अपादान में है अलग होना। चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आपको मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड भी हो जाएंगे, आप हमारे चैनल पर विजिट करके ले सकते हैं नोट से, और आप इन चीज़ों को अच्छे से यहीं पर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर इतना कोई टफ नहीं है। करण कारक में हमने अगर से का प्रयोग होगा तो वहाँ पर सहायता के लिए होगा, और वहीं पर अगर अलग होने के लिए से का प्रयोग हुआ होगा तो वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। आगे देखिए, संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप में एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए, उससे इसकी मुख्य पहचान है। का, की, के। क्या कह रहा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए। अगर हम किसी वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के संबंध से पहचान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक। और इसके चिन्ह क्या होते हैं, का, की, के। उदाहरण के लिए देख लीजिए, राहुल की किताब मेज पर है, सुनीता का घर दूर है। संबंध कारक क्रिया के भिन्न शब्दों के साथ संबंध सूचित करता है। मतलब जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए लिखा है यहाँ पर, भिन्न अर्थ सूचित करता है। हम ये तो नहीं बोलते हैं ना, सुनीता की घर दूर है। सेंटेंस के हिसाब से का, के, की का प्रयोग किया जाता है। हम ये नहीं बोल सकते कि राहुल का किताब मेज पर है।
यह हमें बोलने में ही अजीब लग रहा है। तो राहुल की किताब मेज पर है, सुनीता का घर दूर है। तो हमें भिन्न भिन्न क्रिया के साथ जैसे हमारे पॉइंट होंगे क्रिया के, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, का के की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कह रहा है, संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का मतलब बेस, हम कहते हैं ना बेस, उसका बेस उसका आधार है। संज्ञा के जिस आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान क्या होती है, मैं पर। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी है। यहाँ पर क्या है, घर पर, घोंसले पर, सड़क पर, इस पर क्या लगा हुआ है, अधिकरण कारक। ठीक है, अब हम ये तो नहीं बोल रहे हैं घर में माँ है, घर में माँ है, हम ये सेंटेंस तो नहीं बना सकते ना। लेकिन हमारा जो सही सेंटेंस बनेगा, घर पर माँ है, तो घर पर माँ है क्या है, अधिकरण कारक। घोंसले पर चिड़िया है, ये सेंटेंस नहीं बन पाता है सही से, लेकिन घोंसले में चिड़िया है, ये सेंटेंस हमारा सही बन रहा है, ये वाक्य हमारा सही बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अधिकरण कारक। आगे देखिए संबोधन कारक। संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। क्या कह रहा है, संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो, मतलब हम संज्ञा किसी का नाम लेते हैं, किसी वस्तु का, या कुछ संज्ञा से जो भी वस्तु या जो भी आता है उनका नाम लेते हैं, उनको हम सावधान करते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, उससे हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और ना ही किसी दूसरे शब्द से होता है। देखिए संबोधन कारक का संबंध ना तो क्रिया से होता है न किसी अन्य शब्द से होता है, यह वाक्य से अलग रहता है, इस कारक का चिन्ह भी नहीं है। जो संबोधन कारक है इसका न क्रिया से संबंध है न किसी और दूसरे शब्द से, और ये इसका ना कोई कारक चिन्ह होता है। इससे संबोधन का उदाहरण है, खबरदार रीना को मत मारो, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आओ। ये सारे वाक्य, इस टाइप के जितने भी वाक्य आएंगे वो क्या कहे जाएंगे, संबोधन कारक। हम किसी को बुलाना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक। दोस्तों यहाँ पर हमारे कारक की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर मैसेज लिख सकते हैं, हम आपकी उन चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, और आप सभी को सूचना देते चलो, मोनिका अकेडमी में अभी ऑफ़र चल रहा है टेस्ट सीरीज का, जो अभी आपको मिल रहा है मात्र 299 रुपये में। ठीक है, और ये जो टेस्ट सीरीज हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टेस्ट सीरीज रखे गए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप एक बार हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।